वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। मैंने दोबारा हिंदी में वो फाइलें अपलोड कर दी हैं, जाके चेक कर लीजिए। भेज दिया है दोबारा वो फाइल हिंदी में। पहले वो गलती से इंग्लिश में अपलोड हो गई थी। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक डाउट है, उसको क्लियर कर लें। पिछली क्लास में भी रह गया था। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज फैक्टर का। ट्रू एक्सपेरिमेंटल तो मैंने आपको बता दिया है, जिसके अंदर हमने सब चीज़ों को डिस्कस किया था कि उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको बहुत इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर सारी चीज़ें आती है, रैंडमाइजेशन भी आ जाता है, कंट्रोल भी आ जाता है, मैनिपुलेशन भी आ जाता है। सब कुछ चीज़ों को क्या करते हो आप ट्रू एक्सपेरिमेंटल में यूज़ करते हो। क्वाजी का मतलब देखो, क्यूआर से याद रखना है। क्यूआर मतलब इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होती। पहली बात क्या नहीं होती? रैंडम असाइनमेंट नहीं होती। पहली बात, नो रैंडमाइजेशन। क्या? नो रैंडमाइजेशन। इसका मतलब रैंडमनेस इज नीदर पॉसिबल नॉर प्रैक्टिकल, कि ना तो आप इसमें रैंडमनेस को अप्लाई कर सकते हो, ना ही वो पॉसिबल होती है। ठीक है। और दूसरा, बाकी इसके अंदर सेम टू सेम एक्सपेरिमेंटल के फीचर होते हैं, मतलब क्वाजी में कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन रैंडमनेस नहीं होती। यहाँ पर ना कंट्रोल होता है और ना ही रैंडमनेस होती है। तो यहाँ पर क्वाजी में रैंडम नहीं होती, लेकिन कंट्रोल होता है, कंट्रोल कर सकते हो वेरिएबल को। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो में कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल जो पास्ट में हो चुकी चीज़ें हैं उसको नहीं किया जा सकता। एक्स पोस्ट फैक्टो किसी चीज़ के होने के बाद है, मतलब वही मैनिपुलेशन। कंट्रोल और मैनिपुलेशन का मीनिंग एक ही हो गया यहाँ पर। तो ये इस वजह से तो याद रखिएगा, इसमें सिर्फ रैंडमनेस नहीं होती, इसमें रैंडमनेस के साथ साथ कंट्रोल भी नहीं होता। सिर्फ आप वेरिएबल्स के आपस में जो संबंध होते हैं, जो वेरिएबल्स के बीच में चीज़ें होती हैं, सिर्फ आप उसी को क्या करते हो? स्टडी करते हो। जो वेरिएबल्स के बीच में चीज़ें होती हैं, आप उसको क्या करते हो? रिलेट करने की कोशिश करते हो। आफ्टर दैट तो कैसे? क्वाजी और एक्सपोज फैक्टर। अगर हम रैंडमनेस की बात करें और कंट्रोल की बात करें, तो इधर रैंडमनेस नहीं होती, कंट्रोल होता है, और इधर रैंडमनेस भी नहीं होती, यहाँ पर कंट्रोल भी होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने क्या करनी है? याद रखना। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अरे कंट्रोल मैनिपुलेशन के साथ ही रिलेटेड है यार। अगर कंट्रोल है तभी मैनिपुलेशन होगी, तो मतलब यहाँ पर मैनिपुलेशन पॉसिबल है, लेकिन इधर नहीं है।
सैम्पलिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एक क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है। यू विल फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लगभग जितनी बार भी आपका एग्जाम हुआ है, हर बार आप लोगों को एक सवाल है वो यहाँ से देखने को मिलता ही मिलता है। एक सवाल आपको देखने को मिलता ही मिलता है, वो चाहे डायरेक्ट पूछा जाए फिर वो इनडायरेक्ट पूछा जाए, वो जैसे भी पूछा जाए वो आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इस वजह से इसको अच्छे से समझिएगा, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा और सारे मेथड्स को रट्टा नहीं मारना, बस मेथड्स के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। मेथड्स के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि सैम्पलिंग और पॉपुलेशन में क्या फर्क होता है। देखो, पॉपुलेशन का मतलब होता है पूरा ग्रुप जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हो। जैसे आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड है वो सैंपल होगा, वो पॉपुलेशन हो जाएगी। आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी पॉपुलेशन। और फिर उस पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल सिलेक्ट करते हैं, एक ऐसा सैंपल जो उस पॉपुलेशन को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसमें से फिर थोड़ा सा क्या करते हैं, ब्लड सैंपल ले लेते हैं और फिर वो ब्लड सैंपल क्या करता है, हमारी बॉडी के सारे ब्लड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट you need to understand the difference between a population and a sample. Identify the target population of research. Population का मतलब क्या होगा? The population is the entire group that you want to draw conclusion about. Population का मतलब क्या होता है, वो पूरा ग्रुप जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो। वो पूरा ग्रुप जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो उसको क्या बोल देते हैं, that is what we call population. और उस पूरी पॉपुलेशन में से वो एक स्पेसिफिक ग्रुप जिसको आप एक्चुअली में स्टडी करने वाले हो, वो आप लोगों का क्या हो जाता है, दैट विल बी योर सैंपल। जो आपका जो ब्लड सैंपल है वो इसका पार्ट हो जाता है। ठीक है, जो आप ब्लड का सैंपल लिया जाता है वो यहाँ से लिया। द पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, एज, इनकम एंड मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। और पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और अगर हमारे पास रैंडम सैंपल है तो उसके लिए हम रैंडम पॉपुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर नॉन रैंडम सैंपल है तो उसके लिए नॉन रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। ओके, पॉपुलेशन। देखो, जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करना क्या होता है, जरूरी होता है। क्या होता है, हमें अपनी पॉपुलेशन को क्या करना होता है, डिफाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसका रीजन ये है कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन को भी डिफाइन नहीं किया तो हम कभी भी हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू केयरफुली डिफाइन यूर टारगेट ऑडियंस या टारगेट पॉपुलेशन। जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है जिसको आप स्टडी करने वाले हो, अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ यूर प्रोजेक्ट। जो भी आप रिसर्च करने वाले हो उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करना, अपनी पॉपुलेशन को बताना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, डेमोग्राफिकली मिक्स्ड, अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इट माइट बी डिफिकल्ट टू गेन एक्सेस टू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो उस तरीके की पॉपुलेशन में से सैंपल लेना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करना पड़ता है कि इतनी ही पॉपुलेशन। ऐसा नहीं कि आप पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को क्या करो, टारगेट करो, आप पूरे देश को टारगेट करो, ऐसा नहीं होता। हमेशा हमारी जो ऑडियंस होती है या हमारी पॉपुलेशन होती है वो एक स्पेसिफिक एरिया वाइज होती है मोस्टली। जैसे आप एक रीजन की बात करते हो, आप अपने एरिया की बात करते हो, ठीक है जी, क्लियर। So a lack of representative sample affect the validity of your result and can lead to several research biases, particular sampling biases. अगर हमारा सैंपल हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, अगर हमारा सैंपल हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो हमें कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमें कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से सबसे पहले हमें अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। जब हमारी पॉपुलेशन प्रॉपर्ली डिफाइन हो गई, जब हमारी पॉपुलेशन प्रॉपर्ली डिफाइन हो जाएगी, उसके बाद फिर उसका जो सैंपल है वो भी उस पॉपुलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और हमारे पास एक सही तरीके से सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, आ जाएगी। हमारे पास एग्जैक्टली सारी इन्फॉर्मेशन जिसकी हमें ज़रूरत है वो क्या होगी, वो आ जाएगी। सैम्पलिंग फ्रेम और सैम्पलिंग साइज। सैम्पलिंग साइज का मतलब क्या होता है कि आप अपनी पॉपुलेशन से कितना सैंपल ले रहे हो। तो सैंपल साइज में दो चीज़ें आती हैं, स्मॉल सैंपल और लार्ज सैंपल। एक होता है इसके अंदर स्मॉल सैंपल, अगर आपका सैंपल साइज 30 या 30 से कम है तो उसको हम स्मॉल सैंपल बोलते हैं। और अगर सैंपल साइज मोर देन 30 है तो उसको लार्ज सैंपल बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसी पॉपुलेशन है, कितने लोगों तक हम पहुंचने वाले हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर हमारी पॉपुलेशन छोटी है ना, एक छोटे से एरिया को हमें डिफाइन करना है तो हम स्मॉल सैंपल का इस्तेमाल कर लेते हैं, कम लोगों से भी हम अपने रिजल्ट को निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लार्ज पॉपुलेशन है, तो उसके लिए हमें फिर मोस्टली
लार्ज सैंपल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें लार्ज सैंपल का ही क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब क्या होता है, उस पॉपुलेशन की लिस्ट, सारी पॉपुलेशन की वो लिस्ट जिस तक आप पहुंच सकते हो, रीच हो सकती है। दो चीजें होती हैं, एक होती है पॉपुलेशन, एक होता है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम पॉपुलेशन कहते हैं, कई बार सैम्पलिंग फ्रेम और पॉपुलेशन सेम भी हो सकता है। ये सपोज करो आपकी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में सपोज करो 100 घर हैं, 100 घर हैं, तो 100 घर हैं और 100 में लोग रह रहे हैं और 100 तक आप पहुंच सकते हो, तो सैम्पलिंग फ्रेम और पॉपुलेशन सेम हो जाएगा। लेकिन बाई चांस सपोज करो पॉपुलेशन में तो 100 घर आ रहे हैं, लेकिन इसमें से 10 घर हैं जो या तो आपकी रिसर्च का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते, या उनके पास आप पहुंच ही नहीं सकते, या वो घर छोड़ के जा चुके हैं, या वो घर खाली हैं, तो ये 10 लोग हैं वो बाहर निकल जाएंगे, तो बाकी 90 आपका क्या बन जाएगा, सैम्पलिंग फ्रेम बन जाएगा। मतलब पॉपुलेशन का वो हिस्सा जिस तक आपका एक्सेस हो सकता है, एक्सेसिबल पॉपुलेशन। एक्सेसिबल पॉपुलेशन, ठीक है, 10 नहीं 90 लिखा हुआ है यार, 90 लोग। तो सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब होता है पॉपुलेशन का वो हिस्सा जहां तक आप पहुंच सकते हो, जिन लोगों तक आपकी रीच है, या जो लोग आपकी रिसर्च का हिस्सा बनने वाले। अब हमारे पास सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स हैं, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है और कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जिसको आप रैंडम सैम्पलिंग भी बोल देते हो, रैंडम सैम्पलिंग। और इसको हम बोल देते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग, तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ, जब हर यूनिट के सिलेक्ट होने की इक्वल चांसेस होते हैं, जब हर यूनिट के सिलेक्ट होने की इक्वल चांस होते हैं, जैसे लॉटरी मेथड। जब हर यूनिट को सिलेक्ट करने की इक्वल चांस होते हैं, और जब आप आर्बिट्रेरी तरीके से ही वैल्यूज को सिलेक्ट करते हो, मतलब नॉट इक्वल। हर यूनिट को सिलेक्ट करने के जब इक्वल चांस नहीं होते, एज पर योर चॉइस आप सिलेक्ट करते हो। आपको अपनी मर्जी के हिसाब से क्या करते हो, आप सैंपल सिलेक्ट करो, अपनी मर्जी के हिसाब से आप क्या करते हो, सैंपल को सिलेक्ट करते हो। तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप्स आती है, सिंपल रैंडम आता है, स्ट्रेटिफाइड आता है, सिस्टमैटिक आता है, मल्टी स्टेज आता है, क्लस्टर सैंपलिंग आता है, यहाँ पर कन्वीनियंस सैंपलिंग आ जाएगा, जजमेंट सैंपलिंग आ जाएगा, कोटा सैंपलिंग आ जाएगा, और स्नोबॉल सैंपलिंग आ जाएगा। ठीक है, इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करें। और इसमें भी नॉन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी में भी जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, यहाँ पर। और इसमें भी आ जाएगा जजमेंट सैंपलिंग आ जाएगा, कोटा सैंपलिंग आ जाएगा, और स्नोबॉल सैंपलिंग आ जाएगा। ठीक है, इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करें। और इसमें भी नॉन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी में भी जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती है कुछ, ये जो चार बाकी की स्टेजेस हैं या टाइप्स हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, कैसे लगाई जाती हैं, उसको हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहले इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, डिफरेंस से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अ सैंपलिंग टेक्निक इन विच द सब्जेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। कि हर यूनिट के सिलेक्ट होने के जब इक्वल चांस होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, हर यूनिट के सिलेक्ट होने की इक्वल चांस है,
कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बोले कि मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता। क्लास में अगर टीचर ने बोल दिया कि कोई भी खड़ा हो जाओ, कोई भी खड़ा हो जाओ का मतलब क्या हुआ कि हर बंदे को उसने चांस दिया है। अब उसमें से जो चांस लेता है फिर वो अलग बात है, लेकिन टीचर ने सबको क्या किया है, इक्वल चांस दिया। इसको आप रैंडम सैम्पलिंग बोल देते हैं या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोल देते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ मेथड इन विच नॉट नोन विच इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन विल बी सिलेक्टेड। इसमें हमें पता नहीं होता, आप अपनी चॉइस, आपको जो सही लगता है आप उस सैंपल को क्या कर लेते हो, सिलेक्ट कर। इसमें फिर टीचर आगे नाम लेगा ये बच्चे, तो सिर्फ उन बच्चों को ही तो क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा। इसका नाम क्या है? दिस इज नोन एज रैंडम सैम्पलिंग, दिस इज नोन एज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। एक को बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग और एक को बोलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। बेसिस ऑफ सिलेक्शन, इसमें जो सैंपल सिलेक्ट किया जा रहा है वो आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो। और आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एज पर योर चॉइस, जैसे हमें सही लगता है हम उस तरीके से क्या करते हैं, सैंपल को सिलेक्ट करते हैं अपनी मेहनत से। अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन, अब यहाँ पर फिक्स्ड एंड नोन है, मतलब हर बंदे को पता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है और उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इधर नहीं होता, इधर तो पता ही नहीं है कौन सिलेक्ट किया जाएगा, किसको सिलेक्ट किया जाएगा, तो इसके बारे में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमें कुछ पता ही नहीं होता। नॉट स्पेसिफिक और अननोन होती है, हमें नहीं पता किसकी सिलेक्शन होगी, कैसे सिलेक्शन होगी, तो इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, वी नेवर नो कि कौन सिलेक्ट होगा, कितना सिलेक्ट होगा, तो इस चीज़ के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, वी कांट डू एनीथिंग। अब ये रिसर्च होगी कंक्लूसिव, कंक्लूसिव रिसर्च में, और ये एक्सप्लोरेटरी, तो मतलब कहीं ना कहीं ये कंक्लूसिव है तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए यूज होगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, अनबायस्ड है क्योंकि हर यूनिट के सिलेक्ट होने की इक्वल चांसेस है। बायस्ड है क्योंकि आप अपने हिसाब से चला रहे हो। अनबायस्ड का मतलब ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मतलब सब्जेक्टिव होता है। ये स्टैटिस्टिकल है, मतलब न्यूमेरिक है। एनालिटिकल का मतलब नॉन न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक जिसमें आप कुछ भी मतलब नंबर्स की फॉर्म में नहीं डिफाइन कर रहे, नॉन न्यूमेरिक। हाइपोथेसिस, इसमें टेस्ट किया जाता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ना क्वांटिटेटिव, तो इसमें जरूरी होता है हाइपोथेसिस को बनाना भी और उसको टेस्ट करना। लेकिन यहाँ पर बताया था जैसे एक्सप्लोरेटरी होती है तो उसमें हाइपोथेसिस बना सकते हो, उसको वेरीफाई करना या उसको टेस्ट करना जरूरी नहीं होता। इवन कि अगर आप नहीं भी बनाओगे तो भी हमारे पास रिजल्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमें कोई ज़्यादा फर्क है वो देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो ये दोनों का एक बेसिक डिफरेंस है, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। कई बार यहाँ से पेपर में सवाल पूछा जाता है। मैथ्स का पहले क्या होता था, पहले सिंपल पूछा जाता था, लेकिन अब ये आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना के पूछते हैं। लास्ट पॉइंट वही है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, क्वांटिटेटिव में हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं और टेस्ट भी करते हैं। यहाँ पर बनाया जाता है, तो समझो ना, जनरेट किया जा रहा है, सिर्फ बनाया जा रहा है, उसकी टेस्टिंग करना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ बना लेते हो अपनी रिसर्च को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको टेस्ट करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर आप बनाते भी हो और उसकी टेस्टिंग भी जरूरी होती है, मतलब जहाँ पर जनरेशन जरूरी है उसके साथ साथ टेस्टिंग भी जरूरी है। लेकिन इधर ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ जनरेशन कर लो, टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जनरेट कर लो, टेस्टिंग से हमें कोई लेना देना नहीं, टेस्ट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जो सबसे बेसिक है। इसको आप लोगों ने याद रखना है, लॉटरी मेथड। सिंपल रैंडम का मतलब कुछ नहीं होता, हमारे पास एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, उसमें से बिना किसी चीज को सामने रखते हुए आपने एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसको आप फिश बाउल भी बोल देते। फिश बॉल आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, वो किसी पार्टी के दौरान कोई गेम खेली जाती है तो उसमें ऐसे पर्चियां रखी हुई होती है, चिट्स रखी हुई होती है, सिलेक्ट करना होता है चिट वगैरह का, वो वाला। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एवरी मेंबर हैज इक्वल चांस, पहली बात। और दूसरा, पॉपुलेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, मतलब अगर एक जैसी पॉपुलेशन है तभी वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा ना, यस और नो। अगर वो सारी चिट्स एक जैसी हैं, जैसे आप सपोज करो चावल खरीदने जा रहे हो आप, अब अगर उस पूरी बोरी में सिर्फ चावल है तभी तो आप उस सैंपल को देख के बता सकते हो ना कि चावल है। अगर सपोज करो वहां पर एक मिक्सचर रखा हुआ है, बीच में चावल है, गेहूं है, जवार, बाजरा सब मिला रखा हुआ है, और उसमें से आपको बोल दिया जाए सैंपल निकालने को, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से पॉपुलेशन का होमोजीनियस होना जरूरी है। दूसरा, होमोजेनिटी किस बेसिस पे हो सकती है, होमोजेनिटी किस बेसिस पे हो जाती है, एज के, सेक्स के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है ना। क्लियर, आप अलग अलग कैटेगरीज को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, है ना।
कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी बना लिया और उस कैटेगरी के बेसिस पे वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीचर के बेसिस पे आपने सब लोगों को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। और द सिलेक्शन ऑफ वन मेंबर इज नॉट अफेक्टेड बाय द सिलेक्शन ऑफ प्रीवियस मेंबर। अब तुम्हारी सिलेक्शन अलग है, दूसरे बंदे की सिलेक्शन अलग है, तो ऐसा नहीं है कि एक बंदे की सिलेक्शन का दूसरे बंदे की सिलेक्शन पे कोई असर पड़ेगा। तो मतलब हर बंदा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, हर बंदा एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब हर यूनिट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक, यस। अब दो चीजें होती है इसमें, ये वाला रैंडम नंबर वैसे आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है। लॉटरी मेथड को आप समझ लीजिए। लॉटरी मेथड में क्या होता है, मतलब देखो लॉटरी मेथड का मतलब जैसे कोई भी लॉटरी या कोई लकी ड्रॉ निकलता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की ऐसे लॉटरीज निकाल रखी हुई होती है जो एक ही जैसी होते हैं, उसमें से कोई एक नंबर है वो सिलेक्ट किया जाता है। अब किसका नंबर सिलेक्ट होगा वो भी नहीं पता। अब मेरी वजह से किसी दूसरे के सैंपल पे कुछ असर पड़ेगा ये भी नहीं कह सकते हैं। मतलब हर बंदे के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस है, पहली बात। और दूसरा, किसी एक बंदे की सिलेक्शन का किसी दूसरे बंदे के सिलेक्ट होने पे कोई असर भी नहीं होता। दो चीजें समझ आ गई? यस। देखो अब जब लॉटरी मेथड होती है ना, जब जैसे कोई लकी ड्रॉ निकाला जाता है तो पॉपुलेशन में देखा जाता है कि कितने लोग हैं, मतलब कितने लोग हैं, तो उनको एक नंबर दे दिया जाता है, समझ रहे हो ना। जैसे सपोज करो 1 लाख लोग आ गए थे लकी ड्रॉ निकालने के लिए, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, तो हर किसी को एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, पहला वो फिश, इसको बॉल नहीं बोलते, फिश बॉल नहीं बोलते, फिश बाउल बोलते। इट इज नॉट बॉल, इट इज बाउल। बाउल के अंदर जो है ना वो रखे जाते हैं ना, हाँ वो बात। तो सबको लॉटरी नंबर जैसे लगा दिया जाता है। उसके बाद अब ब्लाइंड फोल्ड रिसर्चर सिलेक्ट नंबर्स, उसके बाद ऐसे आप उसको हिलाते रहते हो, इधर उधर करते हो और उसको फिर सिलेक्ट करते हो। पॉपुलेशन मेंबर्स हैव सिलेक्टेड नंबर आर इंक्लूडेड इन द सैंपल इफ यूनिवर्स इज इनफिनाइट द मेथड इज इनएफिशिएंट। ये वाला है। अगर हमारे पास जो हमारी पॉपुलेशन है वो उसको नंबर नहीं दिया जा सकता पहली बात तो, और वो पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है, तो फिर आप इस पॉपुलेशन मेथड को या इस सैंपलिंग मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन का फाइनाइट होना जरूरी है पहली बात तो, मतलब एक नंबर हो पॉपुलेशन का, हमें पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन में कितने लोग हैं पहली बात, और पॉपुलेशन का होमोजीनियस होना जरूरी है। और साथ में पॉपुलेशन का होमोजीनियस होना भी जरूरी है। अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है और पॉपुलेशन के अंदर फाइनाइट नंबर है, मतलब एक ही जैसे नंबर है, तो ही हम उस पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, एक जैसा। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। अगर अलग अलग फीचर्स हैं फिर वो हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। अलग अलग फीचर्स में इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। सेम है तो अप्लाई कर सकते हो, अगर सेम है तो ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है जैसे टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। अब रैंडम नंबर्स में क्या होता है, कई बार क्या होता है, A random number is a table so constructed from digits। 0 से 9 तक की डिजिट्स के क्या होते हैं, नंबर सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और उसमें देखा जाता है कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n 100 है, कितना n 100 है, तो फिर हम क्या करेंगे, तीन डिजिट्स है ना 1 2 3, तो 0 0 1 0 0 2 ऐसे करेंगे ना, फिर 0 1 1 0 1 2 इस तरीके से। मतलब सिर्फ समझ रहे हैं, पेपर में कभी पूछा नहीं गया। इसको टेबल ऑफ रैंडम नंबर बोल दिया जाता है कि उसको पूरे पॉपुलेशन की क्या कर दी जाती है, एक रैंडम नंबर बना दिया जाता है। उन तीनों यूनिट्स को कंबाइन करके, मतलब हर यूनिट है, फिर उसमें से हम देखते हैं कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। जैसे ये देखो